नमस्कार, खबर में दम है में स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह। राहुल गांधी की बात करेंगे सबसे पहले, जिनको लेकर देश के साथ ही प्रदेश की भी सियासत गर्म हो गई है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, करेंगे चर्चा। तो बात होगी कि आखिर बीजेपी के जोशी की दरअसल कांग्रेस को क्या हो सकती है परेशानी, बात इसकी भी करेंगे। और बात होगी राइट टू हेल्थ को लेकर मचे घमासान में कहां खड़ा है आम आदमी। खबरें और भी हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं। खबर है, दम है। गुजरात की सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया। अब इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। राहुल पर रार, सदस्यता पर संग्राम, कांग्रेस का वार कि सरकारी मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। विपक्ष का पलटवार, आप व्यक्ति से दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र को भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। सांसदी पर सियासत, सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई। हर मुद्दे पर अलग अलग बयान और प्रदर्शन करते नजर आने वाली कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है, क्योंकि सवाल राहुल का है। एक स्वर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता जाने का विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस इसके जरिए एक मैसेज भी देना चाहती है कि हम सब एक हैं। कांग्रेस यह भी जानती है कि अगर वो इस बार साथ नहीं आई तो शायद लंबे समय तक उसे एकजुटता दिखाने का मौका नहीं मिले। राहुल गांधी को 23 मार्च को मानहानि मामले में सूरत की सेशंस कोर्ट ने दोषी माना था। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई थी, लेकिन 2 साल की सजा की वजह से अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसके बाद सियासत में उबाल आ गया। सदस्यता जाने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब होने पर उन्होंने लड़ाई जारी रखने की बात कही। स्पीकर से मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने नेता की सदस्यता जाने पर बीजेपी पर हमलावर हैं। उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे कि सरकारी मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। जिसी तरह देख लिया आपने, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। एक पार्लियामेंट मेंबर खड़ा होकर बोल नहीं सकता क्या? और वो सफाई देने के लिए, उसके लिए भी हंगामा कौन करते हैं? जो सत्ता पक्ष लोग करते हैं। वो भी पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष खुद ही पार्लियामेंट में डिस्टर्ब करके अर्जन करवा रही है। जिनके खून में देशभक्ति है, उनके इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर बनना या कोई और बनना बहुत छोटी बात है। पहले इन चोरों को पकड़कर सामने लाना हमारे लिए।
एक और जहां कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी इसे ओबीसी की मानहानि बताकर घर घर जाएगी। आने वाले दिनों में इस पर भी घमासान हो सकता है। 3 साल थे इनसे माफी मांगने के लिए, किसी से माफी तक नहीं मांगी। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई। लेकिन एक बड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को इस तरह से करना। आप व्यक्ति से दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र को भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। दुनिया के अनेक देशों में जाकर भारत को नीचा दिखाना और कहीं न कहीं विदेश की ताकतें हिंदुस्तान के कामों में दखल करें, इसके लिए आप फिर से प्रयास करते हैं। जैसे आपने प्रयास कश्मीर को लेकर यूएन में गए थे, ऐसा ही प्रयास आज फिर से आप विदेशों में जाकर करते हैं। इनके कर्म तब शुरू हुए जब इन्होंने खुद अपने ही प्रधानमंत्री, यूपीए के प्रधानमंत्री के आदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने फाड़े थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की बेइज्जती करी थी, अपमानित करा था। ये उनके कर्म तब से शुरू हुए। आइए अब जानते हैं कि मामला क्या था। मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार के दौरान यह टिप्पणी की थी। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने केस किया था। अब जानते हैं कि राहुल गांधी के पास कौन कौन से विकल्प हैं। राहत के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग सकता है तो सदस्यता बच सकती है। हाईकोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो फिर सदस्यता बच सकती है। अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी अगले 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे और इस साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कुल मिलाकर राहुल की सदस्यता जाने के बाद सियासत का पारा हाई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है तो कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। राहुल गांधी भी लड़ाई के मूड में है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल पर यह फैसला बरकरार रहता है या इसमें कुछ बदलाव भी होता है। और आइए अब बात बीजेपी के राजस्थान में किए गए बड़े बदलाव की करते हैं। प्रदेश बीजेपी की कमान सीपी जोशी को सौंपी गई है। जोशी अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का एक अंबार है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता ही रहूंगा। चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा बदलाव। नए जो अध्यक्ष आए हैं जोशी जी, उनको शुभकामनाएं देती हूं। उनका सांगठनिक अनुभव बहुत है। वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर बहुत सफल कार्यकाल रहा। सीपी जोशी को प्रदेश की कमान। हमारे शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता, एक किसान परिवार में जन्मे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष जैसा दायित्व दिया है। जोशी के सामने चुनौतियों का अंबार। पार्टी में बहुत अनुभवी नेता है। सब लोगों का सहयोग लेते हुए हम इस काम को, जो भी काम मिलेगा उसको बहुत मुस्तैदी के साथ समय की सीमा में उस काम को हम लोग पूरा करेंगे। अध्यक्ष बदला, क्या बदलेगी परिस्थिति? मोहरे चेंज करने से सत्ता में नहीं आया जा सकता। 4.25 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरीके से फेल रही है। चुनावी साल है तो बदलाव होना लाजमी है और बीजेपी ने प्रदेशाध्यक्ष बदलकर इसकी शुरुआत कर दी है। बीजेपी हमेशा नए चेहरे पर दाव लगाती है और सबको चौंका देती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को भाजपा की कमान सौंप दी है। हालांकि जोशी के लिए राह आसान नहीं होगी। उन्हें न सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तैयार करना होगा, बल्कि गुटबाजी खत्म करके अपनों को साधना भी होगा। बीजेपी ने सांसद सीपी जोशी को प्रदेश की कमान सौंपी है तो नेताओं के बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ। अब 27 मार्च को जोशी जयपुर में पदभार ग्रहण करेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जनता इस निरंकुश, जिस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, जिस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वहां की जनता तैयार बैठी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियां हर घर में पहुंची है और मैं विश्वास करता हूं
अभी तक के इतिहास का सबसे प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि सीपी जोशी कौन है। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से लोकसभा सांसद हैं। 2014 में पहली बार सांसद चुने गए। 2019 में लगातार दूसरी बार सांसद बने। भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। एबीवीपी से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। ब्राह्मण समाज से आने वाले सीपी जोशी को नया कप्तान बनाने के मायने क्या हैं, वो भी सुन लीजिए। नए चेहरे पर दाव लगाकर चौंकाया। सभी गुटों को एकजुटता का मैसेज। प्रदेश बीजेपी के समीकरण साधने की कोशिश। ब्राह्मणों को बड़ा संदेश देने का प्रयास। युवाओं को लुभाने की कोशिश। गुलाबचंद कटारिया की खाली जगह भरने का प्रयास। सतीश पूनिया के अध्यक्ष बनने के बाद से वसुंधरा गुट लगातार पूनिया का विरोध कर रहा था। पार्टी धड़ों में बटी थी। आलाकमान को लगातार शिकायतें भेजी जा रही थी, तो पूनिया लगातार सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे थे। पेपर लीक, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे। हम सब एक मुखी होकर काम करते हैं। सतीश पूनिया जी का कार्यकाल शानदार रहा। बहुत अच्छे आंदोलन उन्होंने किए, सशक्त विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई। और नए जो अध्यक्ष आए हैं जोशी जी, उनको शुभकामनाएं देती हूं। उनका सांगठनिक अनुभव बहुत है। वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर बहुत सफल कार्यकाल रहा और एक युवा तुर्क के रूप में उनकी संसद में पहचान है। 2023 का चुनाव हम उनके नेतृत्व में एक मुखी होकर लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार। वहीं जोशी को कमान मिलने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मोहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने विचार को बदलना पड़ेगा, अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा और जनता क्या चाहती है उसके लिए अगर सरकार की किसी भी पॉलिसी में या कोई भी नीति में अगर कोई कमी खामी है तो उसको जनता के लिए बताना पड़ेगा, जनता के साथ रहना पड़ेगा। अब बात सीपी जोशी के सामने आने वाली चुनौतियों की। चुनाव निकट है, जीत दिलाना सबसे बड़ी चुनौती। सबको साथ लेकर चलना होगा। गुटबाजी पर लगाम लगानी होगी। प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करना होगा। युवा और सीनियर्स के बीच तालमेल बनाना होगा। सीपी जोशी तो अध्यक्ष बन गए। अब माना जा रहा है कि बदले समीकरणों में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर पूनिया को बैठाया जा सकता है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्टी जो भी फैसला करे, लेकिन ये साफ जरूर है कि बीजेपी सबसे बड़े जाट वोट बैंक को साथ लेकर चलने के लिए सतीश पूनिया को कहीं न कहीं एडजस्ट जरूर करेगी। नहीं तो ये वोट बैंक हनुमान बेनीवाल या फिर कांग्रेस की तरफ खिसकने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कहा जाता है कि राजस्थान में जो पार्टी मेवाड़ फतेह करती है, सूबे में सरकार उसी की बनती है। लेकिन गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद मेवाड़ की लीडरशिप में खालीपन आ गया था, जिसकी भरपाई पार्टी ने सीपी जोशी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कर दी है। सीपी जोशी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और बीजेपी के 42 साल के इतिहास में राजस्थान में करीब 22 साल से ज़्यादा समय तक प्रदेश अध्यक्ष इसी वर्ग से रहे हैं। अब देखना होगा कि मृदुभाषी के तौर पर पहचाने जाने वाले सीपी जोशी आने वाले समय में चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। कैमरा पर्सन याशीन के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब राजनीति से इतर धरती के भगवान की बात करते हैं। राइट टू हेल्थ बिल पर सरकार और डॉक्टरों के बीच तकरार लगातार जारी है। डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार और हड़ताल ने मरीज की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया है। अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मैं आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप मेरे साथ ऊपर चलेंगे, ऊपर बिल्कुल भीड़ नहीं है। डॉक्टर कोई नहीं है वहाँ से, ये बोला गया कि नीचे जाइए आप नीचे जाइए आप। अभी आइए ना, अभी आइए ना सर, अभी आइए ना। तो सर पहले से ऊपर जनता जो परेशान हो रही है उनका क्या होगा? वहाँ से बोला गया है हमको कि आप नीचे जाइए। पहले बोले तो सर, तो ऊपर जनता परेशान होकर नीचे आए और ऊपर से नीचे ऊपर जाए वापस। दिक्कत होती है क्योंकि 24 घंटा अकेले संभव नहीं है हमारे लिए करना।
ये तस्वीरें बेबसी, लाचारी और मजबूरी को बयां कर रही हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज परेशान हैं, इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स मांगों पर अड़े हैं। सरकार सख्ती की बात कर रही है, लेकिन पिस रही है तो जनता। अब इन तस्वीरों को देखिए जो 21 मार्च की हैं, जब डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सड़क पर उतरे, विधानसभा की ओर कूच करना चाहा। पुलिस ने रोका तो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजी। विरोध यहीं नहीं रुका, ये अब भी जारी है। राइट टू हेल्थ बिल सदन में तो पास हो गया, लेकिन डॉक्टर्स इसे पास करने से इनकार कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। इस सब के बीच परेशान है मरीज और उनके परिजन। बच्चे बिलख रहे हैं, परिजन इलाज के लिए भटक रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स हैं कि मानने को तैयार नहीं है। बिल पेश होने से पहले डॉक्टर्स ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बिल पेश होने के बाद सरकार और डॉक्टर्स में तकरार और बढ़ गई। कार्य बहिष्कार और हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं। 27 मार्च 2023 को नो टू आरटीएच आंदोलन के समर्थन में नेशनल आईएमए लीडरशिप ने ऐलान किया है कि राजस्थान के साथ साथ पूरा देश मेडिकल बंद में रहेगा और ये एक अभूतपूर्व नेशन वाइड मेडिकल बंद होगा। इसकी घोषणा आज यहाँ से कर दी गई है कि अगर राइट टू हेल्थ ही अगर दे रहे हैं तो राइट टू एजुकेशन क्यों नहीं, राइट टू शेल्टर क्यों नहीं, राइट टू फूड क्यों नहीं। भाई हर आदमी कितने साल में कितनी बार बीमार पड़ेगा, 1 या 2 बार मुश्किल से। अगर हम यही सारी की सारी प्रणाली आप अगर प्राइवेट वालों पे लागू कर दें तो चिकित्सा जो मिलेगी उसकी क्वालिटी ज़रूर डाउन जाएगी। गवर्नमेंट ने जो राइट टू हेल्थ बिल पास किया है तो इसमें बहुत सारी खामियां हैं और इसमें डॉक्टर्स हमारे साथी प्राइवेट वाले काफ़ी दिनों से स्ट्राइक पर हैं और हम भी उनके भाई हैं। काम बंद करने से पहले भी हमने सरकार को ये आह्वान किया था कि सरकार ये कूटनीति अपनाने की बजाय एक बार बैठ के वार्ता कर ले, बात कर ले मरीज हितों को देखते हुए। तो हम तो अभी भी रेडी बैठे हुए हैं काम शुरू करने के लिए और हमने फिर भी मानवता को देखते हुए हमारे टीचर्स जो हैं उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है इमरजेंसी सेवाओं के लिए। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिल को जनहित का अहम कदम करार दिया है। इनकी बातचीत पूरी हो गई, इनके कुछ करेक्शन करने थे मांगों वो उन्होंने कर दिए। उसके बाद में अचानक ही क्या हुआ कि ये तमाम लोग वापस सड़कों पे आ गए, वो नहीं आना चाहिए था। अभी मैं अपील करना चाहूंगा कि ये बिल जो है उनके भी हित में है, पब्लिक के हित में है और सबको मिलके मैं समझता हूँ कि इसका वेलकम करना चाहिए। अब जानते हैं कि राइट टू हेल्थ बिल क्या है। इमरजेंसी में मरीजों को निजी हॉस्पिटल में भी मुफ्त इलाज मिलेगा। इलाज की जानकारी मरीज और उसके परिजन ले सकेंगे। महामारी के दौरान होने वाले रोगों के इलाज को इसमें शामिल किया गया है। इलाज का भुगतान नहीं होने पर भी अस्पताल डेड बॉडी को रोक नहीं सकेंगे। किसी मरीज को गंभीर स्थिति में दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। अब आरटीएच के विरोध की वजहों को भी जान लेते हैं। इस बिल के तहत आपात स्थिति में निजी अस्पतालों को भी फ्री इलाज करना है। गंभीर बीमारी में मरीज को रेफर करने की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी, लेकिन एम्बुलेंस का खर्च कौन वहन करेगा यह क्लियर नहीं किया गया है। दुर्घटना में घायल होने पर मरीजों को ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक भी हो सकता है। ऐसे मरीजों का सभी निजी अस्पतालों में तो इलाज संभव नहीं है। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे डॉक्टर्स को सरकार ने सख्त हिदायत दी है और कहा कि अब संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। कानून बन गया तो सबको मानना पड़ेगा, कानून की कोई अवहेलना नहीं कर सकती, इसलिए कानून बन गया, विधानसभा ने पारित कर दिया, सर्वसम्मति से पारित किया है। इतिहास में पहला कानून है जिसको सर्वसम्मति पक्ष और विपक्ष ने सेलेक्ट कमेटी का जो प्रतिवेदन था उसको एक मत से स्वीकार किया।
जो सारी विधानसभा एक है, सारा प्रदेश एक है, फिर डॉक्टर्स को उस पर विचार करना चाहिए कि हमने जो मांगे रखी वो कौन सी रह गई, हमें बताएं कौन सी रह गई। हम भी अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से वो काम पर लौटे, अगर नहीं लौटेंगे तो सरकार जो करना है जो करेंगे। कोई गुंजाइश नहीं संशोधन की, सर्वसम्मति से जो एक्ट हुआ, सेलेक्ट कमेटी ने जिसको पास किया हो, विधानसभा ने एजीटी जिसको पास किया हो, उसमें कहीं कोई गुंजाइश, किसी भी दल के सदस्य ने उस बिल का विरोध नहीं किया है, सर्वसम्मत है, इसलिए उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। वहीं जयपुर में हड़ताल पर गए डॉक्टरों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया और राहगीरों के साथ धक्का मुक्की की। डॉक्टर भी इतने उद्वेलित हैं कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में। हम काम नहीं करेंगे राजस्थान में। अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लोगों को इलाज की दरकार है, लेकिन बिल पर लगातार बवाल जारी है। सरकार पीछे होने को तैयार नहीं है, इधर डॉक्टर्स भी मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। अब देखना होगा कि ये गतिरोध कब और कैसे खत्म होता है। और अब ऐसी खबर जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप यकीन नहीं कर सकते कि एक मां अपने 3 सगे बच्चों और एक भतीजे के साथ ही अपने पति की भी अपनी आंखों के सामने हत्या करवा देती है, और वो भी सिर्फ अपने अवैध संबंध को बचाने के लिए। यकीन नहीं आ रहा? देखते हैं। राजस्थान का सबसे खौफनाक हत्याकांड।